हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज गुरबानी उस्मानी और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ये जो चैप्टर है ये है आप लोगों की थीम ए ऑफ दिस बुक में से। और अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस वाली मेरी वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा बहुत पहले जब मैंने इस चैप्टर को बताया था कि हम ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स पढ़ने वाले हैं कि ये कौन सी थीम में से लिया गया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग समझ नहीं पाओगे कि आप लोग इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हो और कितनी थीम्स में हमारी सोशल साइंस को डिवाइड किया गया है और किस बेसिस पे किया गया। इसीलिए अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है और जो ऊपर आई बटन है उसके अंदर भी उसका लिंक डाल दिया। तो आप लोग इस वीडियो के खत्म होने के बाद जाकर उस वीडियो को देखना और समझना। अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर के साथ। The ocean is everything. It covers 7/10 of the terrestrial globe. Its breath is pure and healthy. It is an immense desert where man is never lonely, for he feels life stirring all around. The ocean is the vast reservoir of nature. The globe began with ocean, so to speak, and who knows if it will not end with it. ये लिखा है जुलियस वर्न ने कब 1870 में। सोचो कितने साल पहले इन्होंने ये लिखा था। हमें कहा गया है इसके अंदर कि जो ओशन है वही सब कुछ है। वो अर्थ का 7/10 पोर्शन कवर करता है। ठीक है, इधर की जो हवा होती है वो बहुत ज्यादा प्योर और हेल्दी होती है। ये एक तरह से एक इमेंस डेजर्ट है जहाँ पे मैन कभी लोनली नहीं हो सकता। उसको हमेशा लगता है कि उसके आसपास बहुत लाइफ है। द ओशन इज अ वास्ट रिजर्वर ऑफ नेचर, यानी कि ओशन जो है वो हमारे नेचर को बहुत कुछ देता है। और हम कहते हैं कि जो हमारा ग्लोब है, जो लाइफ है, वो बिगेन हुई है ओशन से। और कौन जानता है कि क्या पता वो खत्म भी ओशन से ही है। ये लिखा था जुलियस वर्ने ने कब 1870 में। अब हम सबसे पहले हमेशा की तरह सबसे पहले करेंगे बिग क्वेश्चंस के बारे में। हम देखेंगे बिग क्वेश्चंस क्या क्या हैं। What are oceans and continents? What are their names and the distribution? In what ways do oceans and continents impact life on Earth, including human life? अब मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, द बिग क्वेश्चंस, बाय द एंड ऑफ चैप्टर आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। एंड हमारे जो चैप्टर्स हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं फिगर 2.1 जहाँ पे अर्थ की जो पिक्चर है वो स्पेस से ली गई है। ये जो व्यू है इट इज सेंटर्ड ऑन पैसिफिक ओशन, जिसके लेफ्ट में अफ्रीका है, इंडिया एंड द पार्ट ऑफ एशिया इज ऑन द टॉप। ये देखिए, ये रहा इंडिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो राइट में है एंड अंटार्कटिका जो है वो बॉटम में है। ठीक है, ये हमें समझाया हुआ है। मतलब अफ्रीका लेफ्ट में है और जो ऑस्ट्रेलिया है वो राइट में है, अंटार्कटिका जो है वो बॉटम में है इस इमेज की। ठीक है, तो ये जो पिक्चर है ये ली गई है स्पेस। ओके, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम एक काम करते हैं, हम ग्लोब की बात करते हैं। हम लोग ग्लोब लेते हैं और धीरे धीरे उसको रोटेट करते हैं, या फिर जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई अर्थ की उसको देखते हैं। आप लोगों को सबसे ज्यादा कलर कौन सा दिख रहा है उसके अंदर? ब्लू, है ना। और आप लोगों को क्या पता चल रहा है उससे कि ब्लू कलर जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आई होप आप सबने आंसर को गेस कर ही लिया होगा। इट इज वाटर, है ना, इट इज वाटर। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस है वो एक्चुअली कवर्ड है विद वाटर, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस इन फैक्ट, है ना। अब आप लोग एक काम करो, अपनी बुक के अंदर इसको मार्क कर लो कि मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो कवर्ड है अर्थ वाटर से, दैट इज 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, तभी जब हम आउटर स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो हमें अर्थ जो है वो ब्लू कलर की दिखती है। मोस्टली ब्लू कलर की हमको अर्थ दिखती है। इसीलिए जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो लविंगली अर्थ को बोलते हैं द ब्लू प्लैनेट।
अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है व्हाई अर्थ इज कॉल्ड एज द ब्लू प्लैनेट, तो इसका आंसर आप लोगों को इजीली मिलेगा, है ना। चलिए, द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशंस। अब ओशंस क्या है? जो लार्ज वाटर बॉडीज हैं जो कि हम लोग देखते हैं हमारे ग्लोब पे, उसको कहा जाता है ओशंस। बट जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई, ये वाली जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई, इसके अंदर आप लोगों को कुछ कुछ ब्राउन भी दिख रहा है ना। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर, यहाँ पर। अब ये क्या है? चलो आगे देखते हैं, है ना। इस पिक्चर के अंदर आप लोग एक और कलर भी देख रहे हो, दैट इज ब्राउन। ये जो कलर है ये है लैंड का कलर, है ना, जो कि 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करता है। ठीक है, जो लार्ज बॉडी होती है लैंड की, उसे कहा जाता है लैंड मास। और जो लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपांस होता है इस लैंड का, उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंट। जब ये लैंड मास जो है ये बहुत सारा होता है एक जगह पे, उस जगह को कहा जाता है कॉन्टिनेंट। ठीक है, जो ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स हैं ये दोनों ही बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं टू शेप द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। इन शेपिंग ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ ये लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दे इफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जो हमारे ओशंस और कॉन्टिनेंट्स हैं ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को इफेक्ट करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, और ह्यूमन लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं। हम उनका इम्पैक्ट देखते आ रहे हैं थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर, और अपनी डेली लाइफ में भी इनका इम्पैक्ट देखते हैं, है ना। चलो, अब मैं आप लोगों को एक बार ये समझाना चाहती हूँ, यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं, ताकि अगर इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को आता। जो एम्ब्लेम है हमारी इंडियन नेवी का, उसके अंदर एक मोटो है। क्या है वो? शम नो वरुणा। ठीक है, जिसका मतलब होता है बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा। ये जो वर्ड है वरुणा, ये किसका नाम है? ये नाम है हमारे वैदिक डाइटी का, जो कि हम कहते हैं वरुण इज अ गॉड ऑफ वाटर। हम लोग ये कहते हैं इन जनरल, जो वरुण है वो कौन है? गॉड ऑफ वाटर, सॉरी, वरुण इज द गॉड ऑफ वाटर। ठीक है, ये यहाँ पे बात करी गई है। तो ये जो इसके अंदर हमारी इंडियन नेवी का जो एम्ब्लेम है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं शम नो वरुणा, वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस रहना ओ वरुण, यानी कि वाटर हमारे लिए एक ऑस्पिशियस काम करना, हमारे लिए ऑस्पिशियस रहना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। ठीक है, चलिए। As it happens, ocean and continents are not distributed equally between the north and southern hemisphere. अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ना ही ओशंस का ना ही कॉन्टिनेंट्स का। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के बारे में बताया था, बट मैं आप लोगों को एक बार फिर से इन दोनों के बारे में डिफरेंस समझा देती। ये है आपका ग्लोब, यहाँ पे एक सेंटर से लाइन पास होती है जो कि है इक्वेटर। इसके ऊपर का जितना पार्ट है ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ये इसके नीचे का जितना भी पार्ट है वो है सदर्न हेमिस्फेयर। जो इक्वेटर है वो हमारी अर्थ को डिवाइड करती है इनटू 2 हेमिस्फेयर्स, 2 इक्वल हेमिस्फेयर्स। ठीक है, बट इनके बीच में जो ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए, लेट अस एग्जामिन द 2 मैप्स इन द गिवन फिगर 2.2। ये वाली जो आपने फिगर देखी है, इसके अंदर हमें मैप ऑफ अर्थ दिखाया जा रहा है। हियर टू द ब्लू एरिया कंसिस्ट ऑफ ओशंस along with their smaller extensions। ये जो ब्लू एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पे आपके ओशंस हैं। ठीक है, दोनों तरफ आप लोग देखो, और उनके स्मॉल एक्सटेंशंस भी हैं जिनके बहुत सारे डिफरेंट नाम होते हैं, जैसे कि सी, बे, गल्फ, है ना।
चल मैं आप लोगों के एग्जांपल्स भी दे देती हूँ इसके। अरेबियन सी है ना, वैसे ही बे ऑफ बंगाल। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके डिफरेंट एक्सटेंशंस ऑफ द ओशंस ही होते हैं। ठीक है, चलो अब पिछले मैंने आपको चैप्टर में ये पढ़ाया था, आप लोग अब इनको बता सकते हो कि ये जो मैप इसके अंदर जो सर्कुलर लाइंस दी हुई है ना, वो क्या है? आप इसका आंसर दो। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था। और आपके अकॉर्डिंग इसके अंदर आप लोग देखो, दोनों हेमिस्फीयर्स आप लोगों को देखना है। आप लोग देखो किस हेमिस्फीयर में ज्यादा वाटर है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर वाटर इज टू लैंड का प्रोपोर्शन क्या होगा, बस सोचो। और वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करो। ठीक है। आर ऑल ओशंस कनेक्टेड विद वन अनदर और देयर आर सेपरेशंस बिटवीन देम? इसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या सारे के सारे जो ओशंस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या फिर उन ओशंस के अंदर कोई सेपरेशंस भी है। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर के अंदर। वाओ, कितना अच्छी यहाँ पे हमको इमेज दी हुई है। इट्स सो ब्यूटीफुल। क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ। ये है कोरल रीफ। ये जो आप देख रहे हो ना सारा, ये देखो, ये सारा का सारा ये है कोरल रीफ। ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे जो ये एक स्टारफिश है, जो कि ये जो आप देख रहे हो नीचे उसके, ये है सी एनिमल। तो स्टारफिश ऑन अ सी एनिमल, ये स्टारफिश है जो कि सी एनिमल पे बैठी हुई है। ये है, आप लोग तो सबको पता होगा, ये है शार्क है ना। ये देखिए, ये वाली जो है ये है स्पर्म वेल। ये स्पर्म वेल मदर है एंड ये स्पर्म वेल बेबी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इनके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा, सबको बहुत अच्छी लगती हैं, ये हैं डॉल्फिन्स। आगे देखते हैं। ये है एक शैलो कोरल रीफ है, ठीक है, जिसके अंदर साथ में बहुत सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रॉपिकल फिशेस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, ये है एल्गे। ठीक है, और इनके बारे में तो आपको पता ही है, ये भी सब लोगों को बहुत पसंद है। दे आर पेंगुइन्स एंड ये जो है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देख रहे हैं, इट इज अ बोनेयर सी टर्टल। ये एक सी के अंदर रहने वाला क्रिएचर है, सी के अंदर रहने वाला टर्टल है जिसका नाम है बोनेयर सी टर्टल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चल, द ओशन together hold most of the water available on the planet, but the sea water is salty and unfit for the consumption by most of the land animals including human। जो हमारा अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर है उसके अंदर जो मोस्टली जितना भी वाटर है वो हमारे ओशंस के अंदर ही है। बट जो ओशन का वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है एंड उस वजह से वो ह्यूमन कंजम्पशन और लैंड पर जितने रहने वाले एनिमल्स हैं उनके कंजम्पशन के लिए अनफिट है, उनकी कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो कि फ्रेश वाटर है वो बहुत ज़्यादा कम प्रोपोर्शन में है हमारे प्लानट के ऊपर। कहाँ कहाँ पे मिलता है हम लोगों को फ्रेश वाटर? ग्लेशियर्स में, रिवर्स में, लेक्स में, एटमॉस्फेयर और अंडरग्राउंड, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड वाटर। और एटमॉस्फेयर में किस तरीके से वाटर वेपर्स जो कि रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के लिए यही सेम क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, अगर हमारे प्लैनेट पे इतना सारा वाटर है तो वाटर स्कैरसिटी क्यों है, वाटर क्राइसिस क्यों रहता है हमारे प्लैनेट पे? इसका रीजन वही है कि हमारे जो प्लैनेट पे कंजम्पशन करने के लिए वाटर है, जो यूज करने के लिए वाटर है वो बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि जितना भी वाटर है हमारे प्लैनेट पे, जो ये 3/4 ऑफ द अर्थ जो वाटर से कवर्ड है, ये इसके अंदर मोस्टली जितना भी पानी है वो किस में कॉन्स्टिट्यूटेड है? इन द ओशंस, हमारे ओशंस के अंदर है। और जो ओशंस का जो वाटर है वो सॉल्ट वाटर है एंड सॉल्ट वाटर इज नॉट फिट फॉर द कंजम्पशन। नेक्स्ट,
अगर आप लोगों को पता हो तो किस तरीके से हम लोग वाटर को सेव कर सकते हैं, और अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो सेव करने की वाटर को स्कूल में, विलेज में, अपने घर पे भी, तो आप लोग बताओ किस तरीके से आप पानी को सेव करते हो। ये नोट डाउन करके रखो अपने पास कि आप लोग किस तरीके से पानी को सेव करते हो। चलो अब हम नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक पे, दैट इज ओशंस। ये जो हमारा वर्ल्ड मैप दिया हुआ है पेज नंबर 32 पे, ये देखो, ये हमारा वर्ल्ड मैप दिया हुआ है इस पेज पे, ठीक है। इसके अंदर देखो कि 5 ओशंस हैं। कौन कौन से 5 ओशंस हैं, मार्क कर लेना। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन, यानी कि एंटार्क्टिक ओशन। ऑल दो हमने 5 ओशंस के नाम लिखे हैं, बट अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी जो ओशन है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहा है ना, कहीं पे भी सेपरेट नहीं हो रहा। ये जो लाइंस है ये मैप पे रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई गई है, बट जो ओशंस हैं वो सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही हैं, वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं, है ना। चलो, द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फ्लो फॉलो सर्च बाउंड्रीज। मैंने आप लोगों को बताया जो बाउंड्रीज है ये सिर्फ बनाने के लिए है, ऐसी कोई बाउंड्रीज नेचुरल वर्ल्ड फॉलो नहीं करता। सी वाटर फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटली फ्लोज अक्रॉस डिफरेंट ओशन, सस्टेनिंग अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ मैराइन लाइफ। मैराइन का मतलब क्या होता है, वो वाले क्रिएचर्स, वो वाली लाइफ जो कि ओशन के अंदर पाई जाती है, वो है मैराइन लाइफ। तो जो सी वाटर है वो कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा है अक्रॉस डिफरेंट ओशंस, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ मरीन लाइफ है। Many plants and animal species can be found across multiple oceans. बहुत सारी plant और animal species multiple oceans के अंदर देखने को मिल रही हैं। The marine flora includes tiny plants called algae and all kind of seaweed. Marine flora के अंदर क्या क्या आ रहा है, सारे के सारे एल्गे और काइंड ऑफ सीवीड्स आ रही हैं। और जो मेरीन फौना है उसके अंदर थाउजेंड ऑफ स्पीशीज ऑफ कलरफुल फिश, डॉल्फिन, whale and countless mysterious deep creatures आ रहे हैं। Each part of the ocean from the sunlit surface to the dark depths has its own diverse forms। यानी कि जितने भी हमारे ओशन है, चाहे वो सन के सरफेस के नीचे जितना दिख रहा है जहाँ पे सन की रोशनी पहुंच पा रही है, से लेके इतने अंदर अंदर तक ओशन नहीं है जहाँ पे सन की रोशनी पहुंचती भी नहीं है, वहाँ पे बहुत अंधेरा है, वहां तक भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलते हैं। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स एक पर्टिकुलर रीजन के, या फिर हम कह सकें पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो आते हैं, और फौना जो होते हैं एनिमल्स होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन की या फिर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। चलिए अब आप इसके अंदर देखो तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो हमारा पैसिफिक ओशन है वो लार्जेस्ट ओशन है, और उसके बाद जो नेक्स्ट है सेकेंड लार्जेस्ट ओशन जो है वो हमारा अटलांटिक ओशन है, जो थर्ड लार्जेस्ट ओशन है वो आप हमारा इंडियन ओशन है, और जो सदर्न ओशन है वो है फोर्थ लार्जेस्ट ओशन, एंड जो स्मॉलेस्ट ओशन है वो है आपका आर्कटिक ओशन, ठीक है। आप इस मैप के अंदर मार्क कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इस वाली इमेज की। फिगर 2.4 जो कि आपके राइट में दी हुई है, इसके अंदर जो है मैप ऑफ इंडिया दिया हुआ है, ठीक है। बट विद द, अब ये वाला जो मैप है ये फिगर 1.6 जो आप लोगों के मैंने पिछला चैप्टर पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग ही एक मैप दिया हुआ है, वैसे ही मैप है, ठीक है। बट इसके अंदर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल एक्स्ट्रा एडेड है, ठीक है। चलो ऑल्सो दो मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी इसके अंदर मार्क्ड है। कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। चल ये आप लोगों को समझाने के लिए था, और मैं आप लोगों को अब पढ़ाने वाली हूँ ओशंस और डिजास्टर्स के बारे में। अब हम अर्थ की पिक्चर को देखते हैं जो कि हम लोगों ने पहले पेज पे देखी थी। चलो जाते हैं वहां पे, कहाँ पर है वो पिक्चर, ये रही। अब आप लोग ध्यान से देखो, आप लोगों को इसके अंदर कुछ वाइट वाइट दिख रहा होगा, देख रहे हो, है ना। क्या है ये, थोड़ा सोचो क्या है ये।
आया समझ में कुछ? नहीं आया? चलो मैं बताती हूँ। अब आप लोगों ने ये वाइट वाइट देखा जो है अपने ग्लोब पे, हमारी जो अर्थ के मॉडल है वो क्या है? वो है लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड्स। वो है लार्ज मासेस टू क्लाउड्स। इन्हीं टाइप के जो क्लाउड्स होते हैं ये रेन लाते हैं हमारे कॉन्टिनेंट में। फॉर इंस्टेंस जो हमारे इंडिया में मॉनसून रेन आती है हर साल, वो भी ओशन के अंदर से ही आती है, वहीं से ओरिजिनेट होती है। और अगर इस तरीके की रेन हमारी अर्थ पे नहीं होगी, हमारी एनवायरनमेंट में नहीं होगी, तो क्या होगा? हमारा जितना भी एग्रीकल्चर है वो खराब हो जाएगा और सारी की सारी लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी, इफेक्ट होगी उससे। बट जो ओशंस हैं वो स्टॉर्म्स को भी राइज देते हैं, उसके अंदर स्टॉर्म्स भी आते हैं। वायलेंट इवेंट्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं, जिस तरीके जैसे हम लोगों को पता हो तो साइक्लोन्स, है ना। और जो साइक्लोन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड डैमेज कॉज करते हैं टू द रीजन्स जो कि नियर होते हैं टू द सी और द ओशन। ठीक है, इन रीजन्स को कहते हैं हम लोग कोस्टल रीजन्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट डिजास्टर कौन सा हो सकता है? जो सुनामी होता है वो एक अनदर डिजास्टर है जो कि ओशंस में से ही आता है। बहुत ज्यादा ह्यूज और पावरफुल वेव्स जो आती हैं वो जनरली कॉज मतलब जब कभी ओशन के अंदर अर्थक्वेक आता है या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं बिलो द एट द बॉटम ऑफ द ओशन, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स आ जाती हैं ओशन के अंदर और उससे सुनामी आ जाती है। सुनामी जो होती है वो 1000 of kilometers की स्पीड से ट्रैवल करती है और अपने साथ साथ काफ़ी सारे कोस्टल एरियाज को भी अपने साथ बहा के ले जाती है। ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है कोस्टल एरियाज में। ओके, चल मैं आप लोगों को इसके एग्जांपल्स देना चाहूँगी। 26 दिसंबर 2004 में इंडिया और 13 डिफरेंट मतलब 13 अनदर कंट्रीज जो कि इंडियन ओशंस के आसपास थी, उनको बहुत ज़्यादा पावरफुल सुनामी देखना पड़ा जब अर्थक्वेक आया था इंडोनेशिया में। मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन दैट सुनामी। और इंडिया में जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है ना, एंड जो तमिलनाडु की कोस्ट है, केरला की कोस्ट है, उनको बहुत ज़्यादा सीवियरली इफेक्ट हुआ था और बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था और लॉस ऑफ लाइफ भी उन वहाँ के लोगों को देखना पड़ा था। Such tsunamis are rare but destructive. Luckily, they can often be detected by before they hit the coast. ऐसी जो सुनामीज होती हैं ये बहुत ज़्यादा रेयर होती है बट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। लकीली वो डिटेक्ट हो जाती हैं जब तक वो कोस्ट पे आएंगे उससे पहले पहले ही वो डिटेक्ट हो जाती है। मैनी कंट्रीज कोलैबोरेट इन सच अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। ठीक है, काफ़ी सारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी आ गए हैं और काफ़ी सारी कंट्रीज कोलैबोरेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ उनको अच्छा बनाने में, उनको सब जगह पहुंचाने के लिए। देयर इज इन अ पर्टिकुलर एज an Indian Ocean Tsunami Warning System to many countries including India contribute. एक और पर्टिकुलर सिस्टम है जिसका नाम है इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम और बहुत सारी कंट्रीज हैं इसके अंदर और इंडिया भी है। ये हेल्प करता है मेजर्स लेने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए लाइव्स ऑफ द पीपल को और प्रॉपर्टी। इवेंट्स दैट लेड टू द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर हैंडल्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडिया का एक अपना डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिससे वो सारे टाइप के डिजास्टर्स को हैंडल कर लेती है। आप लोगों को समझ आया होगा आई होप। और अब हम आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आया हो तो आप साथ के साथ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई विल क्लियर इट। ठीक है, चलो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्टिनेंट्स। और अभी ये देखो मेरा स्टाइलस टूट गया और अब मेरे को सिंगत से अपना काम करना पड़ेगा। चलो जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो भी हमने मैप ऑफ ओशंस में देखे थे।
अब आप बताओ, आप एक काम करो, फिगर 2.3 पे वापस जाओ और बताओ आपने कौन कौन से ओशियंस काउंट मतलब कॉन्टिनेंट्स देखे, कितने काउंट कर पाए। चलो, जो इसका आंसर है वो इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो सेवरल वेज में काउंट किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। ठीक है, अब आप कोई भी नंबर चूज कर लो बिटवीन 4 एंड 7, कोई भी किसी भी नंबर पे आप कॉन्टिनेंट्स को काउंट कर सकती बिटवीन 4 एंड 7। क्यों, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। अब नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज टू कॉन्टिनेंट्स, बट वो इफ सीन एज अ सिंगल लैंड मास दे कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वन। ठीक है, अब नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है उसको हम दो कॉन्टिनेंट्स में कंसिडर करते हैं, बट हम उसको एज अ वन कॉन्टिनेंट भी कंसिडर कर सकते हैं। सेकंड, यूरोप एंड एशिया जो है उनको दो कॉन्टिनेंट्स में कंसिडर किया जाता है, ऑल्दो द मैप मेक्स इट क्लियर दैट दे फॉर्म सिंगल लैंड मास, बट कुछ हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस ऐसे रहे हैं जिस वजह से यूरोप की जो एवोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रही है फ्रॉम एशिया की, बट इसीलिए हम इनको दो कॉन्टिनेंट्स में कंसिडर करते हैं। जियोलॉजिस्ट ने उन उन कॉन्टिनेंट्स को फिर भी एक सिंगल कॉन्टिनेंट में कंसिडर किया है, जिसको हम लोग कहते हैं यूरेशिया। अफ्रीका और जो यूरेशिया है वो कुछ टाइम्स तो दो कॉन्टिनेंट्स कंसिडर किए जाते हैं, बट कुछ टाइम्स उनको वन कंसिडर किया जाता है। चलो हम इसको समराइज करते हैं एक छोटे से टेबल के थ्रू। ठीक है, अगर हम 4 कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो कौन कौन से हैं? अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। अगर हम 5 कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स कौन से होंगे? अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। अगर हम 6 कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे तो कौन कौन से होंगे? अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, और अगर हम लोग 7 कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे तो कौन कौन से कंसिडर किए जाएंगे? अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये जो लास्ट लिस्ट है 7 कॉन्टिनेंट्स की, यही लिस्ट सबसे ज्यादा यूज की जाती है, वाइडली यूज लिस्ट यही है। ठीक है, चलो, डोंट मिस आउट। चलिए, अगर आप बात करेंगे ये वाले जो सिंबल की आप लोगों ने देखा होगा, ये ओलंपिक का सिंगल सिंबल है जिसके अंदर 5 ओलंपिक रिंग्स होती हैं, है ना। ये सिंबलाइज करती है गैदरिंग ऑफ स्पोर्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो रिंग्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं 5 कॉन्टिनेंट्स को, जो कि कौन कौन से इसके अंदर मतलब हमें दिए गए हैं इनहाबिटेड कॉन्टिनेंट्स को, दैट इज अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। ठीक है, चलिए, अब हम एक डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 36 पे, जो कि लिस्ट ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स है। ये जो डायग्राम है ये एक्चुअल शेप तो नहीं बताता है हमारे कॉन्टिनेंट्स की, बट रिलेटिव साइज बताता है। हम इस डायग्राम के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स के साइज। अब आप देखिए, यहाँ पे हम लोगों को दिए हुए हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। अब आप लोग एक काम करो, इसके अंदर जो स्क्वायर्स है ना, जो स्क्वायर्स बने हुए हैं, आप एक एक कॉन्टिनेंट के स्क्वायर्स को काउंट करो और बताओ कि सबसे ज्यादा स्क्वायर्स किसमें। जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्क्वायर्स है वही लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और जिसके अंदर सबसे कम स्क्वायर्स हैं वही स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, और जो हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चले, अब आप बताओ सबसे ज्यादा लार्जर कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका है या फिर साउथ अमेरिका है? अफ्रीका है या नॉर्थ अमेरिका है? अंटार्कटिका है या फिर ऑस्ट्रेलिया है ना। चलो, अब एक काम करो, वापस इस जो डायग्राम है इसके अंदर यूरोप और एशिया को एक साथ कलर कर दो। ठीक है, और अब देखो, अब आप देखो यूरेशिया जो है वो कितना बड़ा है, और उसके साइज को कंपेयर करो विद द साउथ अमेरिका साइज, है ना। और इन जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं इनको आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की पैटर्न में लिखो। ठीक है।
सारे कॉन्टिनेंट्स को लिखो। चलो अब हम नेक्स्ट उसके अंदर बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अब हमारा बहुत छोटा सा चैप्टर रह गया है, अब हम जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले आइलैंड्स के बारे में। आप लोगों ने पहले वाला जो मैप देखा होगा उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे लैंड मासेस भी दिए हुए थे इन बिटवीन द ओशंस, है ना। बट वो लैंड मासेस जो हैं वो कॉन्टिनेंट्स उन लैंड मासेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। कुछ ऐसे स्मॉलर पीसेस ऑफ लैंड जो है वो लेफ्ट आउट है और उनके चारों तरफ वाटर ही वाटर है। इन जैसी जगहों को कहा जाता है आइलैंड्स। अब आप कहोगे कॉन्टिनेंट्स के आसपास भी तो सिर्फ वाटर ही है। कॉन्टिनेंट्स के आसपास वाटर है बट क्योंकि वो इतने ज्यादा लार्ज हैं, बहुत ज्यादा लार्ज हैं, इसीलिए उन्हें आइलैंड कंसिडर नहीं किया जाता। इसीलिए हम लोग बात करते हैं आइलैंड्स की, क्योंकि ये छोटे लैंड मासेस हैं कि इनको हम लोग कॉन्टिनेंट कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है, और कॉन्टिनेंट का हिस्सा भी नहीं बना सकते। हम बात करेंगे अगर आइलैंड्स की तो देयर आर लैक्स ऑफ आइलैंड्स ऑन दिस प्लैनेट और उन सब का साइज बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। चलिए, जो ग्रीनलैंड है वो लार्जेस्ट आइलैंड है इस वर्ल्ड का, ठीक है, और हमें 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया जो लार्ज स्टेट्स हैं इंडिया की, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऐसे 10 लार्ज स्टेट्स को ऐड करना होगा, उनके एरिया को ऐड करना होगा टू नो द साइज ऑफ ग्रीनलैंड। अप्रोक्सीमेटली उतना ही साइज है ग्रीनलैंड का। इंडिया के अंदर मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स हैं, जिनके अंदर सबसे बड़े 2 मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, जो कि है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, जो कि बे ऑफ बंगाल के अंदर है, और लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी के अंदर है, ठीक है। 1981 से इंडियन एंटार्क्टिका प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पे एंटार्क्टिका को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है। एंटार्क्टिका एक ऐसा प्लैनेट, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट और हार्श एनवायरनमेंट रहता है। 1983 में इंडिया ने अपना फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन वहाँ पे बनाया था और इसको कहा जाता है दक्षिण गंगोत्री, और 2 बेसिस और वहाँ पे बाद में एस्टैब्लिश किए गए थे। उन्होंने अब हमारी इंडियन साइंटिस्ट की 40 टीम्स वहाँ पे गई उस जगह पे, वहाँ पे उन्होंने रिसर्च करी, और मेन रिसर्च जो थी वो क्लाइमेट की एवोल्यूशन पे थी, किस तरीके से वहाँ का क्लाइमेट और एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। द सेटलमेंट वेयर द साइंटिस्ट लिव हैज अ लाइब्रेरी एंड इवन अ पोस्ट ऑफिस। जहाँ पे वहाँ पे जाके साइंटिस्ट रहते हैं वहाँ पे लाइब्रेरी और पोस्ट ऑफिस भी है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। ये इस चैप्टर का लास्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज ओशंस एंड लाइफ्स। Ocean and continents are vital parts of the environment and affect most aspects of our life. अगर हम नोटिस ना भी करें तो भी ओशन और कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। We have mentioned that oceans send rain to the continents. This is the part of Earth's water cycle. हम लोगों ने देखा कि जो ओशन है वो कॉन्टिनेंट्स की तरफ रेन भेजते हैं, और ये जो रेन है, जो ओशन से क्लाउड्स आ रहे हैं, रेन कर रहे हैं, ये जो है ये हमारी अर्थ की वाटर साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलिए, without oceans, for instance, there would be no rainfall, the earth would be a desert. Moreover, half of the world oxygen is produced by the oceans flora. ठीक है, अब हाफ से ज्यादा ऑक्सीजन तो ओशंस ही दे रहे हैं हमें, वहाँ की जो फ्लोरा है वो दे रही है हमें, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, द प्लैनेट्स लंग्स, किसको, ओशंस को, ठीक है। द ओशन देयरफॉर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ एंड सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। ओशंस का बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट है हमारी ह्यूमैनिटी में, बहुत सारे डिफरेंट वेज में, बहुत पुराने समय से लेके आज तक, ठीक है। पहले के टाइम पे जो लोग होते थे वो ओशंस और सीज को यूज़ करते थे माइग्रेट करने के लिए दूसरे रीजन्स को, ट्रेड करने के लिए, हर तरीके की चीज़ों को, मिलिट्री कैंपेन्स करने के लिए, है ना, फूड लेते थे ओशंस में से, फिशिंग करके फिशेस लेते थे, उनको कुक करते थे, खाते थे, है ना। ओशंस ने बहुत ज़्यादा नरिश करा है हमारे कोस्टल रीजन
के कल्चर को, है ना, वहाँ के जो लोग हैं उनके कोस्टल रीजन्स में जो लोग रहते हैं उनका एक डिफरेंट कल्चर डेवलप करा है ओशंस ने, है ना। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव टेल्स एंड लेजेंड्स अबाउट द सी। जहाँ पे ये जो कोस्टल रीजन्स होते हैं ना, यहाँ पे जो लोग होते हैं इनके पास अपनी ही स्टोरीज होती हैं, अपनी ही टेल्स होती हैं, अपनी ही लेजेंड्स होते हैं, और रिलेटेड किससे होते हैं, ओशन से रिलेटेड होते हैं, है ना। अब इनके पास सी गॉड्स होते हैं, सी गॉडेसेस होते हैं, सी के मॉन्स्टर्स भी होते हैं, और ट्रेजर्स भी आते हैं इनकी नज़र में सी से। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी टेल्स भी हैं, हम लोगों ने ज़मीन को खोदा एंड वहाँ से ट्रेजर निकला। इनकी नज़र में क्या है, इनके पास ऐसी टेल्स हैं जहाँ पे इन्होंने ओशंस के अंदर से ट्रेजर्स लिए। पर जो ओशन के डेंजर्स हैं, हम उनकी बात करें तो वो उनके लिए ब्लेसिंग नहीं है, बट ओशन जो है वो उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। एक बार आप इसको पढ़ लो, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन है उसने डेजिग्नेट करा है जून 8 को एज द वर्ल्ड ओशन डे, ताकि हम लोगों को पता चल सके, वो डे हमें रिमाइंड कराए कि किस तरीके से जो ओशंस है वो बहुत ज़्यादा वाइटल रोल, मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में। जो ओशंस हैं वो हमारे लंग्स हैं हमारे प्लैनेट्स के, और बहुत बड़ा मेजर सोर्स है फूड का, मेडिसिन का, और एक बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं इन आवर बायोस्फीयर। साइंटिफिक स्टडीज़ ने बताया है कि जो ओशंस है वो पोल्यूट कर रहे हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़। हम बहुत सारा पब्लिक वेस्ट जो है एवरी ईयर ओशंस के अंदर डाल रहे हैं, जिससे मरीन लाइफ जो है वो चोक कर रही है, वो मर रही है उससे, ठीक है। There are several other forms of pollution. As a result, the marine environment is under threat. बहुत सारे और भी forms of pollutions हैं हमारे ओशन के, जिससे जो हमारी मरीन एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा थ्रेट में है। ओवर फिशिंग हो रही है, यानी कि एक्सेसिव फिशिंग हो रही है, जो कि एक और रीज़न है कि किस वजह से हमारी जो मरीन लाइफ है वो डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग ओशंस को प्रोटेक्ट करें हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे प्लैनेट के फ्यूचर के लिए, और इस ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए। सो यही था हम लोगों को चैप्टर। आप लोगों से मतलब आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे समझ आया होगा। अगर आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि क्या डाउट है, और मैं किस तरीके से उसको क्लियर करूँगी। मैं करूँगी उसे क्लियर, आप लोगों को कमेंट बैक करके मैं आप लोगों को कमेंट बैक कर दूँगी कि कैसे किस तरीके से आप लोगों को जो डाउट आया है वो नहीं आएगा, यानी कि मतलब मैं आप लोगों को कमेंट बैक कर दूँगी आपके डाउट्स के आंसर्स। सो यही था हम लोगों को चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा इस चैनल से पढ़ना। सो अगर आप लोगों को ये चैनल का जो मैं पढ़ाती हूँ वो अच्छा लगा, क्या बोल रही हूँ आज मैं, ओके। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डालना, मैं उन डाउट्स क्लियर कर दूंगी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।